हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट आज का द हिंदू न्यूज़ डिस्कशन। सैटरडे है आज, तो काफ़ी कुछ है पढ़ने के लिए। और एक ग्राउंड जीरो का पेज आता है एडिटोरियल के बगल में, तो उसको रीड कर लेना। थोड़ा सा सही था आज वाला, मतलब एग्जाम के लिए नहीं है पर देश दुनिया में क्या चल रहा है पढ़ लेना। अच्छी कहानी है, मतलब दुर्भाग्यपूर्ण घटना है वहाँ पे लिखी हुई है। इसके बाद देखिए, नो सुप्रीम कोर्ट स्टे ऑन पब्लिकेशन ऑफ बिहार कास्ट सर्वे डेटा। तो देखो, आपको जैसे पता है कि बिहार का कास्ट सर्वे हो रहा था, अब इसका डेटा पब्लिश होने वाला था, तो ना हाई कोर्ट ने स्टे लगाया, मामला सुप्रीम कोर्ट पे आया तो सुप्रीम कोर्ट ने भी स्टे लगाने को मना कर दिया है। तो ये न्यूज़ है। इसके बाद देखिए, अगली आर्टिकल जो है वो पर्सन हु फॉरवर्ड अब्यूसिव पोस्ट कैन नॉट एस्केप लाइबिलिटी। जैसे कि आपके पास कोई मैसेज आया है, ठीक है, आपके पास कोई व्हाट्सएप पे वीडियो आई है और आपको पता है कि ये फेक है, पर आप बस इसलिए इसको फॉरवर्ड कर दे रहे हो कि यार ये आपके पास आया तो आपकी क्या गलती है। मतलब चाहे आपको पता हो चाहे ना पता हो, अगर ये चीज़ गलत है और आप इसको फॉरवर्ड कर रहे हो और इसकी वजह से फेक न्यूज़ या कुछ भी गलत चीज़ें फैल रही हैं, तो यू कैन भी उत्तरदायी फॉर इट ऑल्सो। तो ये चीज़ है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा भैया जब आपके पास कोई चीज़ आ रही है जिसको आप फॉरवर्ड करने जा रहे हो तो उसको चेक तो करो कि सही है कि नहीं है। तो ये चीज़ यहाँ पे है। वुमेन मर्डर्ड इन गुड़गांव फॉर मैरिंग मैन अगेंस्ट फैमिली विश। ये देखो, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। एक वुमेन थी, उन्होंने जो है एक बंदे के साथ शादी करी और कुछ दिन बाद वो अभी गुरुग्राम शिफ्ट हो गई थी। तो उनके भाई उनसे मिलने आते हैं, फिर जब उनके पति घर से चले जाते हैं तो भाई जो है माता पिता को फ़ोन करके बुलाते हैं और फिर इनको मार दिया जाता है पूरी फैमिली के द्वारा। मतलब भाई माता पिता तीनों लोग मिलके अपनी ही घर की बेटी है उसको मार डालते हैं। फिर इसकी बॉडी को ये लोग लेके चले जाते हैं और फिर छुपाने की कोशिश करते हैं। इस तरीके की ये न्यूज़ है। तो मतलब ये सब चीज़ें देख के ना दुनिया से विश्वास उठने वाली बातें हैं। अब एक इंसान के लिए सबसे क्लोज तो उसकी फैमिली होती है और अगर वहाँ पे ये सब चीज़ें देखने को मिले तब क्या ही बोला जा सकता है। फिर यहाँ पे देखिए, कच्चा तीवू आइलैंड जो है वो पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रहा है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने बोला था, अब तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर ने भी बोला है। इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में 2 दिन पहले डिस्कस कर लिया है, तो वी आर नॉट गोइंग टू रिपीट इट। एक अभी स्कीम बड़ी न्यूज़ में चल रही है, ये इंडिपेंडेंस डे के दौरान से ही न्यूज़ में है। पीएम विश्वकर्मा। पीएम विश्वकर्मा स्कीम क्या है थोड़ा समझते हैं। इसके अंदर देखो 13,000 करोड़ के आसपास का बजट रखा गया है। इसमें हमारी सरकार ने 18 ट्रेडिशनल ट्रेड्स जो हैं वो चुनी हैं जिनके लिए ये स्कीम है। वो 18 ट्रेडिशनल ट्रेड्स कौन सी, जैसे कि कारपेंटर, बोट मेकर, आर्मरर, ब्लैक स्मिथ, हैमर एंड टूल किट मेकर, लॉक स्मिथ, गोल्ड स्मिथ, पॉटर, स्कल्प्टर, कोबलर, मैसन, बास्केट, डॉल एंड एम्प, बार्बर, गार्लैंड मेकर, वॉशरमैन, टेलर, फिशिंग नेट मेकर। तो ये जो 18 आपकी लोगों की जो अलग अलग बिजनेसेस हैं उनको, मतलब जैसे ये लोग क्या है, दीज वर्क्स आर स्किल बेस्ड प्रोफेशन है ना। तो ये जो स्किल बेस्ड प्रोफेशन है ये 18, इसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम निकाली है जिसका नाम है पीएम विश्वकर्मा। अब वो कुछ स्कीम क्या है, इसमें देखो 3 लाख तक का इनको सरकार से लोन मिल जाएगा 5% के इंटरेस्ट पे। देखो आप बैंक में नॉर्मल लोन लेने भी जाओगे ना 7-8% मिनिमम होता है, तो यहाँ पे 3 लाख तक का आपको सिर्फ और सिर्फ 5% इंटरेस्ट पे मिल जाएगा। और साथ में देखिए जो इनकी ट्रेनिंग होगी या कुछ इस तरीके की चीज़ें होंगी, देयर आर स्कीम्स जिसमें स्किल अपग्रेडेशन, टूल किट इंसेंटिव और इन सब तरीकों की चीज़ें भी इंक्लूडेड है। तो आप जैसे ये लोग जब ट्रेनिंग करने के लिए आएंगे तब इनका अपना जॉब तो ख़त्म हो जाएगा घर वाला, तो उसमें इनको कुछ सरकार जो है वो काइंड ऑफ आप ऐसे इंटर्नशिप अमाउंट समझ सकते हो 10-15 हज़ार, आई थिंक 15,000 है, अब इसको एक बार चेक करना पड़ेगा। ठीक, तो ये चीज़ है। जो पहला 1 लाख है वो फर्स्ट ट्रेंच में मिलेगा, फिर बचा हुआ 2 लाख सेकेंड ट्रेंच में मिलेगा। थोड़ा सा देखो स्कीम का नाम पता होना चाहिए, किस चीज़ से रिलेटेड है ये पता होना चाहिए, क्योंकि दीज क्वेश्चंस ना ये डिस्क्रिप्टिव वाले पेपर में ज़्यादा बनते हैं, जहाँ पे जैसे यूपीएससी में पूछ लेते हैं कि इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है, ये है वो है। बट आपके एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा अगर कुछ आएगा, इंडिपेंडेंस डे की स्पीच पे ही पैसेज आ गया और फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन डाल दिया, तो किस चीज़ से रिलेटेड है तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, क्या है क्रक्स क्या है, तो 3 लाख तक के आसपास यहाँ पे 3 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा, तो ये क्रक्स है इसका। ठीक, फिर यहाँ पे देखिए एक न्यूज़ है, तालिबान से वुमेन लूज वैल्यू इफ फेसेस आर विजिबल टू मैन इन पब्लिक। तो देखिए तालिबान जो है ना, जब ये आया था सत्ता में तब ये बड़े अच्छी बातें कर रहा था, लेकिन अब देखिए अपने असली रूप इन्होंने दिखाने शुरू कर दिए हैं। और कौन है इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल? यूएसए तो है ही है भाई, आप इतने समय तक थे, आप चले गए छोड़ के।
तो अब यहाँ पे देखिए इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। अभी कल भी इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल आया था तालिबान से रिलेटेड कि सर तालिबान मतलब इंडियन एक्सप्रेस में ही आया था उसमें कि तालिबान अभी सत्ता में है तो क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं, वहाँ के लोगों को जो गरीबी है वो बढ़ती जा रही है। आई थिंक 3rd या 4th नंबर पे आ गया है जहाँ पे लोगों को खाना नहीं मिलता इस कैटेगरीज में वर्ल्ड के अंदर। और इंडिया ने भी अफगानिस्तान में बहुत इन्वेस्टमेंट किया है लेकिन अब तो कोई रिटर्न ही नहीं है क्योंकि तालिबान है वहाँ पे। तो सब मिला के देखो ये चीज़ है। अब एक चीज़ आज हम डिस्कस करेंगे, मेरे से किसी ने पूछा भी था और एग्जाम में भी इंपॉर्टेंट है। देखो अगर आपसे पैसेज आ गया तालिबान से रिलेटेड या कुछ भी, तो तालिबान का इतिहास पे भी क्वेश्चन आ सकता है कि तालिबान बना कैसे है। ठीक है, ये मैंने काफ़ी पहले डिस्कस किया था बट आई विल रिपीट इट टुडे, और आप इसको बिल्कुल प्रेजेंट कंटेक्स्ट में करिएगा क्योंकि कल जो इंडियन एक्सप्रेस में एडिटोरियल निकला था ना उसमें वही सब चीज़ें थी। तो आपको पता होना चाहिए कि तालिबान सत्ता में आया कैसे, तालिबान की हिस्ट्री क्या है, ज्योग्राफी क्या है, क्यों बना और सारी चीज़ें। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं एंड थैंक यू सो मच, मिलते हैं मंडे को। पेपर में और कुछ इतना अच्छा आर्टिकल नहीं था बट एक आर्टिकल आज हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखो आपको पता है कि अफगानिस्तान में तालिबान अलग अलग फैसले ले रहा है। कभी वुमेन्स की ड्राइविंग बैन थी, फिर ओपन पार्क में रेस्टोरेंट में बैठना बैन कर दिया, वुमेन्स के ऊपर काफ़ी सारे लॉज ला रहा है। बट मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप बच्चे ना फ्रेश हो, मतलब आपने अभी जल्दी ही करंट अफेयर्स देखना पढ़ना शुरू किया है, तो आपको ना तालिबान की हिस्ट्री पता होगी, आपको तालिबान की कहानी नहीं पता होगी, आपको ये नहीं पता होगा कि अफगानिस्तान में तालिबान कैसे आया। तो ये सारी चीजें अब हम डिटेल में आज के सेशन में देखने वाले हैं। ठीक है, अफगानिस्तान, तालिबान एंड यूएस, इस आर्टिकल को ध्यान से समझना, ये बेस है जितने भी अफगानिस्तान में आज की डेट में फैसले आ रहे हैं, मामले हो रहे हैं, बहुत सारी चीजें हो रही हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा तो तालिबान का जो पूरा इतिहास था उस पर भी क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस हैं। तो अगर ये बेस आपको समझ में आ गया तो अभी वहां पे क्या हो रहा है ना, ये सारी चीज समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलो सबसे पहले देखो अफगानिस्तान के बारे में जानते हैं थोड़ा सा। अफगानिस्तान जो है ना, इस मैप में देख लेना आप, ये अफगानिस्तान है और इसके चारों तरफ ना देखो अलग अलग कंट्रीज हैं। तो ये क्या है, एक लैंडलॉक कंट्री है। अफगानिस्तान इज ए लैंडलॉक माउंटेनियस कंट्री, मतलब चारों तरफ इसके माउंटेन है। अफगानिस्तान का हाईएस्ट पॉइंट जो है ना वो है माउंट नाउशेक। ठीक है, 6 नेशन से ये घिरा हुआ है और पाकिस्तान ईस्ट एंड साउथ में, ईरान वेस्ट में, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान इन द नॉर्थ, चाइना इन द नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा और जानते हैं तालिबान कहां से आया, तालिबान का मीनिंग क्या होता है, सब कुछ अब बेसिक से देखना शुरू करते हैं। तालिबान का बेसिकली मतलब है स्टूडेंट्स इन द पश्तो लैंग्वेज, और ये जो है ना कहानी शुरू हुई थी कुछ स्टूडेंट्स से तालिबान की, और वहीं से ये तालिबान जो है वो पन के सामने आया है। देखो मुजाहिदीन फाइटर्स होते थे अफगानिस्तान के अंदर। मैं आपको थोड़ा ना पहले लेमन लैंग्वेज समझा देता हूं। अफगानिस्तान के अंदर ना पहले सोवियत यूनियन कंट्रोल करता था, तो यूएस ने सोवियत यूनियन के अगेंस्ट में, यूएसएसआर के अगेंस्ट में कुछ बंदे ट्रेन किए जिसका नाम रखा था मुजाहिदीन, और यही मुजाहिदीन कुछ दिन बाद, मतलब वो हम इतिहास जानेंगे, तालिबान बने थे। एक बहुत बेसिक मैंने आपको चीज बताई है, अब थोड़ा सा इसको डिटेल में देखना शुरू करते हैं। तालिबान जो है ना वो सुन्नी फंडामेंटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। आपको पता है कि मुस्लिम्स में एक शिया होते हैं, एक सुन्नी होते हैं, तो तालिबान इज ए सुन्नी फंडामेंटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो कि अफगान पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होती है। अगर हम तालिबान की बात माने तो 1996 से 2001 तक ये कंट्रोल कर रही थी अफगानिस्तान के अंदर, और 1996 से 2001 के बीच में इन्होंने काफी कुछ किया, वहां पे काफी सारे लॉज लाए। एक्चुअली शरीयत लॉ को इंप्लीमेंट किया इन्होंने अफगानिस्तान में। शरीयत लॉ काफी ज्यादा कट्टर होता है वुमेन्स के लिए, वुमेन्स को बहुत सारे राइट्स से वंचित कर दिया जाता है शरीयत लॉ के अकॉर्डिंग, उसको भी हम देखेंगे। 2001 तक ही क्यों किया था, जल्दी से याद करो कि क्या हुआ था यूएस में। 9/11 अटैक हुआ था, हमने देखा था कि नेटो ने अपना आर्टिकल 5 जो है वो इन्वोक कर दिया था और सब कंट्री ने अफगानिस्तान में धामा मोल दिया था। तो वहां से तालिबान का शासन अफगानिस्तान में खत्म हुआ था, ऑल्दो पूरी तरीके से नहीं हुआ था बट हाँ काफी हद तक थोड़ा बहुत इन्होंने कर दिया था। जो अगर हम देखें कि कौन है तालिबान का फाउंडर, तो मुल्ला उमर को तालिबान का फाउंडर बोला जाता है, जो कि 2013 में जिनकी मृत्यु हो गई थी। हिबतुल्ला अकुंजादा, ही इज द करेंट हेड। जब हमने लास्ट टाइम ये पीपीटी बनाई थी, आई थिंक अभी भी यही होंगे।
और तालिबान जो है वो अफगानिस्तान को बोलता है इस्लामिक एमायरेंट ऑफ अफगानिस्तान। तालिबान जो पश्तो में मीनिंग होता है स्टूडेंट, ठीक है। अब कहानी की तरफ बढ़ते हैं। देखो हुआ क्या था, सोवियत यूनियन या यूएसएसआर जो है ना कम्युनिस्ट कंट्री की तरह आप देख सकते हो, वहां पे जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है वो कम्युनिस्ट विचारधारा की हैं। तो वो ना कम्युनिस्ट विचारधारा को अफगानिस्तान में इंपोज करना चाहते थे। अफगानिस्तान में एक पॉलिटिकल पार्टी थी, तो ये चाहते थे कि वो वहां पे जीत जाए, ठीक है। तो 1978 के अंदर आप देख सकते हो कि कम्युनिस्ट गवर्नमेंट अफगानिस्तान में एंट्री करती है और यहां से ना बहुत सारी चीजें चेंज होती हैं, ठीक है। जो कि देखो कम्युनिस्ट पार्टी आती है तो काफी लिबरल विचारधारा की होती है, बट वहीं पे फिर कुछ लोग अफगानिस्तान के थे जो बहुत रेडिकल विचारधारा के थे, तो दे डोंट वांट कि इस तरीके से ओपन चीजें हो। तो यहां पे ना ये यूएसएसआर ने किया था। किसने किया था? यूएसएसआर ने कोशिश करी थी कि अफगानिस्तान के अंदर ना कम्युनिस्ट पार्टी को एंट्री करा दी जाए एंड कम्युनिस्ट रूल ले आया जाए। फिर यही सारी चीजें होने की कोशिश हो रही थी। इसी बीच में अफगानिस्तान में एक फ्रैक्शन क्रिएट हुआ जो कि इस चीज से खुश नहीं था और वो नहीं चाहता था कि यूएसएसआर जो है वहां पे आए। फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। दिसंबर 1979 की बात है, सोवियत आर्मी डिप्लॉयड करी गई काबुल के अंदर एंड वहां पे जो उस समय के रूलिंग प्रेसिडेंट थे हफजुल्ला अमीन, उनको मार दिया गया। सोवियत ने अपने एलाई बबरक कमल को प्रेसिडेंट ऑफ अफगानिस्तान बनाया। यूएस एंड अदर वेस्टर्न कंट्रीज ने इस चीज का विरोध किया कि भाई यूएसएसआर जो है अफगानिस्तान को अपने अंडर में लेना चाह रहा है, वो अफगानिस्तान को कैप्चर करना चाह रहा है और ये नहीं होना चाहिए। तो इसका काफी सारा अपोज हुआ। इसके बाद सोवियत ट्रूप्स के अगेंस्ट में एक इंसर्जेंट ग्रुप क्रिएट हुआ जिसका नाम था मुजाहिदीन। क्या नाम था? मुजाहिदीन। इस मुजाहिदीन को बैकिंग मिली किस किस की? इसको बैकिंग मिली यूएसए, चाइना, ईरान, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट। मतलब आप ये कह सकते हो कि यूएसएसआर के अगेंस्ट में इन कंट्रीज ने बैकिंग करी मुजाहिदीन को, इनको ट्रेन किया गया, इनको हथियार सप्लाई किए गए और बहुत सारी चीजें। फिर देखो थोड़ा सा और समझते हैं आगे। सोवियत ने ना अपनी ट्रूप 1989 में आफ्टर 9 लॉन्ग ईयर्स जो मतलब देखो क्या हुआ, यूएसएसआर अपनी सेना लेके आ गया था अफगानिस्तान में, कोशिश कर रहा था कि उनके द्वारा कंट्रोल सरकार रहे। 9 साल तक एक स्ट्रगल चलता रहा वहां के लोगों के बीच में एंड यूएसएसआर के बीच में, जिसके बाद काफी सारे लोगों की मृत्यु भी हुई। अफगानिस्तान काफी सारे अफगानियों की मृत्यु हुई और पूरे 9 ईयर्स के हार्ड स्ट्रगल के बाद 1989 में यूएसएसआर जो है वो अफगानिस्तान को छोड़ देता है। फिर 2-3 साल बाद यूएसएसआर का भी डिसइंटीग्रेशन हो जाता है। फिर क्या हुआ, जो ये मुजाहिदीन थे इन्होंने कंट्रोल ले लिया काबुल में 1992 में और इनके द्वारा जो है एक सरकार बनाने की कोशिश करी गई। फिर क्या हुआ, सिविल वॉर हुआ। मुजाहिदीन का जो फैक्शंस था उसी के अंदर सिविल वॉर हो गए। देखो मैंने बोला अफगानिस्तान में कुछ लोग बहुत रेडिकल विचारधारा के थे, कुछ लोग रेडिकल नहीं थे। तो जो रेडिकल वाले थे वो अपने तरीके से चाहते थे चीजें होना, जो नॉन रेडिकल थे वो अपने तरीके से चाहते थे। तो जो ये मुजाहिदीन ग्रुप थे ना, इनके बीच में भी डिवाइड होने लगा काफी सारा, इनमें अलग अलग आप देखने लगे कि फ्रैक्शन डिवाइड हुए। 1994 की बात है। कब की बात है? 1994। अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स सीज्ड कंट्रोल ऑफ द सिटी ऑफ खांदार एंड स्टार्टेड अ बैटल फॉर पावर टू कंट्रोल द एंटायर कंट्री। उन्हीं को तालिबान कहा गया। तो यहां से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से तालिबान क्रिएट हुआ। अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स 1994 में कालधान पे कानाधार के ऊपर जाके इन्होंने कंट्रोल करने की कोशिश करी और फिर वहां से इन्होंने कोशिश करी कि पूरे देश को, पूरे अफगानिस्तान को अपने कंट्रोल में ले लिया जाए और वहां से आपने देखा कि तालिबान की स्टार्टिंग हुई, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। They were Islamic fundamentalists. In fact, many of them were trained in camps in Pakistan where they were refugees. ये जो स्टूडेंट्स थे जो तालिबान बने थे, देखो तालिबान कुछ नहीं है, ये पाकिस्तान के द्वारा ट्रेन किया गया है और ये एक्चुअल में यूएसए ने ही बनाया था। यूएसए ने सोवियत को खत्म करने के लिए काफी सारी चीजें करी थी, सीआईए ने इनकी मदद से बनाया था और बाद में तालिबान फिर यूएसए के अगेंस्ट में हो गया था। वो कैसे हुआ था वो भी समझते हैं। तो 1995 में तालिबान ने कैप्चर कर लिया हेरात एंड काबुल प्रोविंस को 1996 तक। 1998 तक एंटायर कंट्री जो है वो तालिबान के कंट्रोल में चली गई। फिर क्या हुआ, 9/11 का अटैक हुआ, नेटो आया और फिर से अफगानिस्तान के अंदर जबरदस्ती जो है डेमोक्रेसी ले आई गई यूएस एंड एलाइज के द्वारा। कुछ पार्ट जो है वो आपका उस समय भी तालिबान कंट्रोल करता था और कुछ पार्ट अब वहां की
सरकार करने लगी, गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान। उसके बाद यूएस को पता था कि वहां पे अगर हमें डेमोक्रेसी मेंटेन रखनी है तो हमें हमारी काफी सारी सेना भेजनी पड़ेगी, और उसके बाद से यूएस की सेना जो है वो अफगानिस्तान में ऑफिशियली रहती थी और किसी तरीके से कोशिश करके वहां पे जो आधे पार्ट में डेमोक्रेसी थी वो रखने की कोशिश करती थी। हामिद करजाई को उनका लीडर बना दिया गया यूएस के द्वारा जब वहां पे डेमोक्रेसी लाई गई, और सारी चीजें फिर देखने को मिला। अब देखो थोड़ा सा और समझते हैं 16 अगस्त 2021 को क्या हुआ था। 16 अगस्त 2021 को तालिबान ने वापस से पूरे अफगानिस्तान पे कैप्चर कर लिया था, और कैप्चर क्या कर लिया था, जो उस समय अफगानिस्तान की सरकार थी उसके जो लीडर थे वो भाग गए थे दूसरे कंट्री में, जो सोल्जर्स थे अफगानिस्तान की गवर्नमेंट के उन्होंने फाइट नहीं की, उन्होंने भी हथियार डाल दिए, और ऑटोमेटिकली पूरा तालिबान जो है वो किसके जेब में चला गया, वो चला गया ऑटोमेटिकली पूरा अफगानिस्तान तालिबान के जेब में चला गया। अब यहां पे एक कहानी और रह गई है जो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है, फिर हम इस पे आएंगे कि व्हाट दे वांट। देखो जब 9/11 हुआ था 2001 के बाद यूएस ने ना अफगानिस्तान में आ गया था। कौन आ गया था? यूएस आ गया था, और यूएस के पास अपनी जो ट्रूप्स थी उसके मदद से यूएस ने काफी समय तक यहाँ पे जितना भी पोर्शन था उसमें गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करके रखी। और ऐसा नहीं था कि तालिबान कुछ करता नहीं था, बीच बीच में आप काफी बार सुनते थे कि तालिबान ने उनको उड़ा दिया, वहां पे बम ब्लास्ट हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो अफगानिस्तान में प्रॉब्लम तो थी। एक चीज और है, देखो डेमोक्रेसी जो होती है ना, ये गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल तो होती है, लेकिन किसी भी कंट्री में डेमोक्रेसी तभी आ सकती है जब जनता आवाज उठाए। कोई जबरदस्ती लाके ना डेमोक्रेसी नहीं ला सकता। देखो अरब स्प्रिंग हुई थी, अब ये एक अलग टॉपिक है, कभी और डिस्कस करेंगे, पर अरब स्प्रिंग में बहुत सारी कंट्रियों में डेमोक्रेसी आई थी, पर वो जनता के द्वारा एक रिवॉल्यूशन था। अरब स्प्रिंग कैसे स्टार्ट हुई थी थोड़ा सा मैं बता देता हूं। एक ब्रेड वाले को पुलिस ने वहां के मार दिया था। चलो उस कंट्री का नाम बताओ जहां से अरब स्प्रिंग स्टार्ट हुई थी। तो वहां पे ना एक ब्रेड वाले को पुलिस ने मारा था, और उसके अगेंस्ट में फिर पूरी जनता धीरे धीरे करके रिवॉल्यूशन बढ़ा था, और फिर पूरे आसपास की कंट्रीज में फैल गया था। कौन सी कंट्री से स्टार्ट हुआ था अरब स्प्रिंग, अगर किसी को पता हो, वरना हम किसी टॉपिक पे कभी आएगा तो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बात ये करते हैं, जबरदस्ती यूएस ने डेमोक्रेसी लाने की कोशिश करी अफगानिस्तान में। अब आप सोचोगे कि सर यूएस अगर 2011-1 में आ गया था तो फिर अभी कैसे तालिबान ने पूरा कंट्रोल कर लिया? क्योंकि हुआ क्या, यूएस ना 20-22 साल अपने यहां पे रहा अफगानिस्तान में, ना जाने कितने पैसे खर्च करने पड़े, ना जाने कितने सोल्जर्स को भेजना पड़ा, ना जाने कितने सोल्जर्स शहीद हुए होंगे उनके। तो यूएस को ये चीज समझ में आ गई कि अफगानिस्तान की जो ये प्रॉब्लम है ना, ये सॉर्ट ही नहीं हो पाएगी। तो यूएस ने कहा कि चलो अब यहां से निकलते हैं। यूएस ने डिसाइड किया कि भाई हम जो है बाहर निकल रहे हैं। इन्होंने ये भी बोला कि हमने तालिबान के साथ एग्रीमेंट कर लिया है, तालिबान अब शांति मेंटेन रखेगा, वुमेन को राइट्स देगा, ये वो सारी चीजें। तो फिर यूएस जो है अफगानिस्तान छोड़ के चला गया, और फिर जैसे ही वो छोड़ के गया उसी समय पूरा अफगानिस्तान कंट्रोल में आ गया। किसके? तालिबान के। तालिबान ने बड़ी प्रॉमिस करी थी, हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, हम वुमेन्स को राइट देंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लेकिन सारे प्रॉमिसेस को धीरे धीरे वो खत्म करते हुए अपनी ही मर्जी चला रहा है। तो ये बेसिक फंडा था जो पूरी कहानी थी। अब थोड़ा सा और जान लो, वो ये जान लो कि अफगानिस्तान में तालिबान चाहता क्या है। तो वही चाहता है शरिया लॉ लाया जाए, ठीक है, 1996 से 2001 का जो रूल था वो लाया जाए। देखो इस समय ना एक चीज थी, 1996 से 2001 के समय ना अफगानिस्तान की यार सिचुएशन बहुत खराब हो गई थी, मतलब वुमेन्स को कुछ भी राइट्स नहीं थे। तो इस बार ये अनुमान लगाया जा रहा है कि हाँ तब भी बेटर रहेगा पहले से, लेकिन अभी भी फिर वैसी ही चीजें हो रही है, वुमेन्स को टारगेट करके काफी सारे फैसले लिए जा रहे हैं। तो ये वाली चीज है, ठीक है। वुमेन्स को पढ़ाई वढ़ाई पे भी सपोर्ट नहीं करते थे ये। तालिबान को पैसा कहां से मिलता है, कहां से सरकार चल रही है? तो देखो अब तो पूरी गवर्नमेंट ही इनके अंडर में हो गई है। तो अफगानिस्तान में ओपीएम बहुत ज्यादा होता था, तो वो बेच रहे होंगे, उससे पैसा कमा रहे होंगे, और जो तेल तूल है वो सब बेच रहे होंगे, वो सबसे कमा रहे होंगे। लेकिन जब ये नहीं था तब भी ये ओपीएम सेल करते थे, जिसके थ्रू इनको काफी सारा फंड मिलता था, ठीक है। पहले देखो इसको पाकिस्तान, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड तुर्कमेनिस्तान रिकॉग्नाइज करते थे, बट अब धीरे धीरे और भी कंट्रीज को करना पड़ेगा, जो कि सरकार तो वही चला रहे हैं। देखो इंडिया का क्या इसके ऊपर था, इंडिया ना तालिबान से बिल्कुल बातचीत नहीं करता था। हमारी वहां की सरकार से रिलेशन थे, हमने बहुत सारा वहां पे इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, इंडिया ने बहुत सारी चीजें वहां पे बनाई हुई हैं, आई थिंक वहां की पार्लियामेंट भी हमने बनाई थी, बट हम सिर्फ सरकार से बात करते थे। तो उस समय लोग क्रिटिसाइज भी करते थे कि यार देखो तालिबान जो है ना वो आज नहीं तो कल सत्ता में आएगा,
आपको तालिबान से भी बातचीत रखनी चाहिए, क्योंकि तालिबान अगर पाकिस्तान के सपोर्ट में खड़ा हो जाएगा तो इंडिया ऑलरेडी पाकिस्तान से परेशान है, फिर तालिबान भी तंग करेगा। तो इंडिया ने बातचीत नहीं करी थी, लेकिन फिर बाद में हमने अपनी गलती को सुधारा। जब हमें दिखा कि तालिबान जो है वो शासन में आने वाला है, गवर्नमेंट भागने वाली है, तब इंडिया ने तालिबान से भी बातचीत करना शुरू कर दिया। और फिलहाल तालिबान और इंडिया के बीच में कोई ऐसे सच प्रॉब्लम्स नहीं है, क्योंकि अफगानिस्तान के ऊपर भारत ने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। वहाँ के लोग भी हमारे इंडियंस को बहुत पसंद करते हैं। वहाँ की क्रिकेट टीम आप देख लो तो वो भी इंडिया में आके अपने प्रैक्टिस और बहुत सारी चीज़ें करती है। तो कहने का मतलब कि अफगानिस्तान के साथ इंडिया के अच्छे रिलेशन है, तो इसीलिए तालिबान डायरेक्टली इंडिया से कुछ पंगे में नहीं है। लेकिन पाकिस्तान का इन दी एंड भाई ही है, उन्होंने ही बनाया था। वैसे आपको पता है ना, अब तालिबान की पाकिस्तान से भी नहीं बन रही है। तो ये सारी कहानियां हैं, ये सारी चीज़ें हैं, एंड आई होप आपको तालिबान की कहानी समझ में आई हो। अगर 100 बात की एक बात बताई जाए तो क्या हुआ? ये हुआ कि एक कंट्री थी जिसका नाम था अफगानिस्तान। सबसे पहले वहां पे आया यूएसएसआर। यूएसएसआर ने प्रॉब्लम क्रिएट करी, उससे बचने के लिए एक ग्रुप क्रिएट हुआ जिसको यूएस ने बैक किया। ठीक है, वो ग्रुप जब इतना पावरफुल हो गया तो उसने पूरे देश को अपने अंडर में लेने की कोशिश करी। फिर जब यूएस के द्वारा, सीआईए के द्वारा ही ट्रेंड लोगों के मदद से 9/11 का अटैक हो गया, तो उसके बाद यूएस को समझ में आया हमने क्या किया है। तो जिन्होंने जिसको बनाया था, फिर उसी को कर्टेल करने के लिए वहां पे ये आ गए, जबरदस्ती डेमोक्रेसी लेके आए। फिर जब ये भागे तो वापस से वो लोग सत्ता में आ गए। तो ये अफगानिस्तान के साथ हुआ है, ये खिलवाड़ से कम तो है नहीं। एक चीज और है, देखो अफगानिस्तान में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों आती है, क्योंकि ना अफगानिस्तान के अंदर ना जो जनता है उसमें नेशन फर्स्ट वाली फीलिंग कम है। वहां पे ना बहुत सारे एथनिक ग्रुप्स हैं, तो वहां की जो लोगों की लॉयल्टी है ना वो अपने अपने ग्रुप्स की तरफ है, जैसे जैसे छोटी छोटी कम्युनिटीज हैं उनके तरफ है। तो इसीलिए जब ये तालिबान पूरा शासन लिया ना अपने अंडर में, तो वहां के सोल्जर्स ने भी हथियार डाल दिए, क्योंकि उनके सोल्जर्स का काफी सारा लोगों का लिंक था ऑलरेडी तालिबान से। बहुत सारे लोगों ने तालिबान ही ज्वाइन कर लिया है। तो इस तरीके की चीजें देखने को मिली हैं। कल परसों में एक वीडियो देख रहा था, एक बंदा जो है वो ट्रिप पे गया था अफगानिस्तान में, तो राशिद खान जो क्रिकेटर हैं अफगानिस्तान के, उनके घर में तालिबान ने क्रिकेट का ऑफिस बना रखा है। मतलब ऐसे ऐसी चीजें हैं। तो एक ऐसी बात की वीडियो थी यूट्यूब पे। तो अफगानिस्तान में ये चीज है और ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो चल रही हैं। दिस इज द हिस्ट्री ऑफ तालिबान, हाउ इट क्रिएटेड एंड व्हाट्स गोइंग इन अफगानिस्तान। क्यों यूएस गया, मैंने ये भी आपको बताया। सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। यूएस के जाने का मेन कारण यही था कि इतना सारा पैसा खर्च हो रहा है, इतने सारे सोल्जर्स लगा रहे हैं, क्यों ही करना है। डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे पहले कहा था कि भाई हम वापस लेंगे, और फिर बाइडेन जी के समय आते आते पूरा एक कंप्लीट हुआ। दिस इज इट, थैंक यू सो मच, आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर दिस वीडियो एंड चैनल। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।